नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात पंजाब की। पंजाब में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ ने व्यापक तबाही मचा रखी है, जिससे राज्य भर में लगभग 2000 गांव प्रभावित हुए। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण सतलुज, ब्यास, रावी जैसी प्रमुख नदियां उफान पर हैं और यहां प्राकृतिक आपदा के चलते राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ ने और सीमा सुरक्षा बल, पंजाब पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। इस बाढ़ को पिछले 5 दशकों में सबसे भीषण आपदा बताया गया, जिसमें राज्य में करीब 23 जिले 3,87,000 से अधिक लोग को प्रभावित किया है। बाढ़ के चलते राज्य में जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। ताजा आंकड़ों की बात करें तो इस त्रासदी में अब तक 46 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी। नदियों के बढ़ते जलस्तर ने लोगों को परेशान कर रखा है। पोंग बांध का जलस्तर उसकी अधिकतम सीमा से 1350 फीट से अब 4 फीट ऊपर यानी 1394.1919 फीट तक पहुंच चुका है। हालांकि इसमें मामूली कमी आई है। इसी तरीके से भाखड़ा बांध की बात करें तो यहाँ का भी जलस्तर 1678.14 फीट तक दर्ज किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इन बांधों से पानी की निकासी लगातार की जा रही है ताकि हालात पर नियंत्रण किया जा सके। बाढ़ से तबाही मचने के बीच राज्य सरकार की तरफ से राहत और पुनर्वास कार्यों को प्राथमिकता दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर को पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने का उनका प्लान है और इस दौरान वो एक बड़े राहत पैकेज की भी घोषणा कर सकते हैं। ये पैकेज बाढ़ प्रभावितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने और बुनियादी ढांचे को फिर से बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस बाढ़ को अभूतपूर्व बताया और कहा कि सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्थिति को सामान्य बनाने और लोगों को राहत पहुंचाने के प्रयासों के बीच पंजाब सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य के सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों में, कॉलेजों में सोमवार से सामान्य रूप से फिर खुल जाएंगे और यह कदम इस बात का संकेत है कि सरकार का मानना है कि हालात अब नियंत्रण में हैं। शिक्षा व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया जा सकता है। यह फैसला प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जीवन की बदहाली की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जिससे छात्रों और अभिभावकों को एक बड़ी राहत मिलेगी। होशियारपुर, पंजाब, पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर, फाजिल्का, फिरोजपुर, भटिंडा, इन इलाकों में किस तरीके से जो है बाढ़ के हालात हैं, तस्वीरें आप देखिए। आगे बढ़ते उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास पर होने वाली एनडीए सांसदों के लिए डिनर पार्टी का जो आयोजन था उसको रद्द कर दिया गया। यह निर्णय उत्तर भारत में आई भीषण बाढ़ की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। डिनर पार्टी, जिसका आयोजन 8 सितंबर को किया जाना था, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही थी और जिसमें चुनाव जुड़ी तमाम रणनीति पर चर्चा होने की उम्मीद थी। इस पार्टी को रद्द करने का मुख्य कारण पंजाब समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़ और व्यापक तबाही और लोगों को भारी नुकसान। पंजाब विशेष रूप से इस आपदा से बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है, गंभीर हालात में है। सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी ने एकजुटता दिखाने के लिए किसी भी तरह के जश्न या फिर सामूहिक आयोजन से दूरी बनाने का फैसला किया है। यह कदम आपदाग्रस्त लोगों के लिए संवेदनशीलता और सहानुभूति को दर्शाता है। प्रधानमंत्री आवास पर होने वाली पार्टी के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर भी बीजेपी नेताओं के लिए एक डिनर पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसको रद्द कर दिया गया। यह फैसला भी देश के विभिन्न हिस्सों में आई मानसून के चलते भारी तबाही और जनहानि को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बताया जा रहा है कि आपदा की गंभीरता को देखते हुए पार्टी स्तर पर सभी औपचारिक आयोजनों को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस प्राकृतिक आपदा पर अपनी गहरी चिंता जताई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि इस साल मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदाओं में जैसे कि बादल फटने से आई अचानक बाढ़ से नुकसान से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम और अन्य राज्यों में हुई मौत और तबाही से वो बहुत व्यथित हैं। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सितंबर को अपने संसदीय क्षेत्र काशी दौरे पर आने वाले हैं, जहां पर वो करीब 1.5 घंटे तक रहेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री का आगमन लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बाबतपुर पर होगा, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंचेंगे और वहां से सड़क मार्ग के जरिए वो होटल ताज जाएंगे और इस दौरान पुलिस लाइन से होटल ताज तक रास्ते में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना है।
प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बैठक व्यापार, प्रौद्योगिकी और पर्यटन के क्षेत्र में और तमाम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर केंद्रित रहेगी। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के साथ इस तरह की बैठक कर रहे हैं। इस बैठक के बाद वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ दोपहर का भोजन करेंगे और फिर वहां से प्रस्थान कर जाएंगे। वहीं मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम 10 और 11 सितंबर को वाराणसी में रहेंगे, जिनकी अगवानी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उनके आगमन पर बाबतपुर हवाई अड्डे से लेकर शहर तक जगह जगह स्वागत की व्यवस्था की गई है। शहर के नागरिक और स्कूली बच्चे हाथों में भारत और मॉरिशस का झंडा लेकर उनका स्वागत करेंगे। ये तैयारियां की गई है। साथ ही पूर्वांचल के सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कजरी, बिरहा, सोहर, चैती और कहरवा की प्रस्तुति भी की जाएगी। नदेसर स्थित ताज होटल में उनके स्वागत के लिए झूला, मयूर और धोबिया नृत्य की विशेष व्यवस्था की गई है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वो क्रूज पर सवार होकर गंगा आरती भी देखेंगे और इसके अतिरिक्त उनके उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। होटल में वाराणसी और पूरे प्रदेश के जीआई, जियोग्राफिकल इंडिकेशन और ओडीओपी 1:1 प्रोडक्ट उत्पाद की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिससे उन्हें स्थानीय कला और संस्कृति से रूबरू कराया जा सके। ये पूरी कार्यक्रम है। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी अपने सभी सांसदों के लिए 2 दिन का एक खास वर्कशॉप चला रही है। यह वर्कशॉप रविवार सुबह 11 बजे शुरू होगा और हो गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान जीएसटी 2.0 को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किया गया। इस वर्कशॉप को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और युवा शक्ति एवं रोजगार जैसे विषयों पर बातचीत होगी। दूसरे हिस्से में सांसदों को सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा, ताकि वो डिजिटल माध्यम से जनता के साथ और बेहतर तरीके से जुड़ पाए। तीसरे हिस्से में सांसदों को संसदीय समितियों के काम के बारे में समझाया जाएगा और इसमें यह बताया जाएगा कि संसदीय कार्रवाई में कैसे हिस्सा लेना है, नियमों का कैसे इस्तेमाल करना है और मंत्रालयों की रिपोर्ट को कैसे पढ़ना है। चौथे और आखिरी हिस्से में देश के अलग अलग हिस्सों में जैसे समुद्र किनारे वाले, ग्रामीण, शहरी और पहाड़ी इलाकों में विकास के कामों पर चर्चा होगी। इस वर्कशॉप में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, टीबी मुक्त भारत अभियान, सांसद खेल प्रतियोगिता और टिफिन बैठक जैसी योजनाओं पर भी बातचीत की जाएगी। सोमवार को सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के सही तरीके के बारे में बताया जाएगा और इस पूरे कार्यक्रम का मकसद सांसदों को संसदीय काम, आधुनिक तकनीकी और सरकार की योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देना है, ताकि वो अपना काम बेहतर तरीके से कर पाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में 16 दिनों की यात्रा के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के अचानक विदेश दौरे पर जाने को लेकर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की छुट्टियों की एक तस्वीर शेयर करते हुए तंज किया। उन्होंने लिखा कि लगता है कि बिहार की गर्मी और धूल राहुल गांधी बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसलिए वो छुट्टी पर चले गए। अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि जब देश के लोग असली समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, तब राहुल गांधी गायब होने और छुट्टी मनाने के लिए माहिर है। उन्होंने राहुल गांधी की टोपी और जींस शॉर्ट्स की भी एक तस्वीर साझा की। ये भी कहा कि शायद कि कोई गुप्त बैठक है जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। यह पूरा मामला तब सामने आया जब राहुल गांधी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ मिलकर 1 सितंबर को वोटर अधिकार यात्रा समाप्त की थी। इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने लगभग 1300 किलोमीटर का सफर तय किया। 25 जिलों में 10 विधानसभा क्षेत्र में वो गए और यात्रा का मकसद लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताना था, सामाजिक न्याय के मुद्दे को उठाना था। राहुल गांधी की इस तरह अचानक यात्रा खत्म होते ही विदेश जाने का फैसला बीजेपी को पसंद नहीं आया। बीजेपी पहले भी राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाती रही है, तंज कसती रही है, खासकर जब संसद चल रही हो या फिर चुनाव का समय हो। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी की विदेश यात्राएं पारदर्शी नहीं होती और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी सवाल उठते हैं। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह पर राष्ट्रीय चिन्ह तोड़ने का मामला अब गर्मा गया है। पुलिस ने इस घटना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। 26 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कड़ी निंदा की और कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक है। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि हजरत बल दरगाह शांति का प्रतीक है
और ऐसी पवित्र जगह पर राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करना बहुत गलत है। उन्होंने लिखा कि यह दरगाह पैगंबर मोहम्मद के अवशेष से जुड़ी है, जो विश्वास और एकता का प्रतीक है। इसलिए यहाँ ऐसा काम करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह मामला तब सामने आया जब कुछ लोगों ने श्रीनगर के हजरतबल दरगाह के उद्घाटन स्तंभ पर लगे राष्ट्रीय प्रतीक को तोड़ दिया। इस घटना के बाद सियासी गलियारों में बहस छिड़ गई। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर दर्शन अंद्राबी ने भी इसे एक आतंकी हमला बताया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस घटना ने सवाल खड़े किए कि आखिर राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान क्यों किया गया। सरकार और प्रशासन दोनों इस मामले को गंभीरता से ले रहा है ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जा सके और भविष्य में कोई ऐसी घटना न हो। इस घटना ने एक बार फिर से राष्ट्रीय एकता और सम्मान पर चर्चा छेड़ दी है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है वो लगा हुआ था, एक उद्घाटन बोर्ड लगा था। अब इस पे कुछ युवा देखिए, कुछ लोग हैं, उनको नाराजगी क्या थी, इन्होंने उसको तोड़ दिया ईंट पत्थर से, जिसके बाद से अब इस पर सियासत हो रही, इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं। अब हर कोई जो भी देशभक्त है और देश के हर नागरिक को इस पे काफी तकलीफ हुई कि जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसके साथ तोड़फोड़ की गई और जिसके बाद चाहे किरण रिजिजू हो, दूसरे जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, हर कोई आज इसका विरोध कर रहा है और इस घटना की कड़ी निंदा की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आपको आहत भी कर सकती हैं और किसी भी हिंदुस्तानी के दिल को दुखा सकती हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से जम्मू कश्मीर में इस दरगाह में तोड़फोड़ की गई और वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और किसी ने भी रोकने की कोशिश तक नहीं की। इस बाबत जब कुछ मुस्लिम स्कॉलर से बातचीत भी की गई, उन्होंने उसको मूर्ति बताया